दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो इस टाइम दोनों की दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं, ये कभी किसी टाइम पर एक कंट्री हुआ करती थी। जी हां दोस्तों, ये बात सच है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये दोनों की दोनों एक ही कंट्रीज थी और इनको अलग करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री और एक बहुत बड़ी हिस्ट्री छुपी हुई है। तो दोस्तों, आज हम इसी हिस्ट्री के राज को उजागर करने के लिए आ रहे हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम द्विवेदी आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है इकोनॉमिक्स इजी है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि जो कोरिया है, साउथ और नॉर्थ कोरिया, ये जब एक टाइम पे एक कंट्री हुआ करते थे तो इनका नाम क्या था? तो दोस्तों इनका नाम था कोरियन पेनिनसुला। जी हां दोस्तों, इनका नाम कोरियन पेनिनसुला हुआ करता था। सन 1392 से लेकर 1910 तक ये एक यूनिफाइड कंट्री हुआ करती थी। यूनिफाइड का मतलब जहां पे इनकी कल्चर, इनकी लैंग्वेज और इनके रहन सहन का तरीका बिल्कुल एक जैसा हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम ये दोनों कंट्रीज क्या थी, एक ही कंट्री हुआ करती थी। तो अब एक नजर डाल लेते हैं इनके मैप की ओर कि ग्लोबल नक्शे पर इनका जो मैप है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है और ये कितनी कितनी बाउंड्रीज को जो है कवर अप करते हुए चलती है। तो अब हम एक नजर डालते हैं कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया मैप पे, ग्लोबल मैप पे कैसा नजर आता है। और आप सबसे पहले देख सकते हैं ये हमारा प्यारा सा भारत देश, और इसके ईस्ट साइड पे अगर हम जाएंगे तो आपको चाइना नजर आएगा और चाइना के बिल्कुल साथ में लगा हुआ आपको साउथ कोरिया, और ये रहा आपका नॉर्थ कोरिया नजर आएगा। और मैं आपको यहाँ पर खास बात बता दूं कि जो नॉर्थ कोरिया है ये तीन बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके बना हुआ है, जिसमें सबसे पहली बाउंड्री लाइन आती है आपकी साउथ कोरिया की, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके चाइना का भी बॉर्डर जो है वो नॉर्थ कोरिया को मीट आउट करता हुआ चलता है। और तीसरी तरफ आप देख पा रहे हो कि जो आपका रशिया है ये वहां से भी अपनी बाउंड्री लाइन को जो है क्रॉस करवाता है। तो मैं आपको इसके ऊपर की तरफ लेकर चलता हूं। आप देख पा रहे हो तीसरा बॉर्डर ये आपका रशिया है, यानी रशिया का एक छोटा सा पॉइंट जो है वो नॉर्थ के बॉर्डर में आके मिलता है। और देख सकते हैं रशिया का जो क्षेत्रफल है, जो दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल माना जाता है, और ये रहा वो रशिया का बॉर्डर जो कि नॉर्थ कोरिया को टच करता हुआ बनता है। तो यहां से हमने ये सीखा कि नॉर्थ कोरिया के टोटल 3 बॉर्डर हैं, जिसमें चाइना और साउथ कोरिया और आपका रशिया, ये 3 चीजें यहाँ पर कवर अप होती हैं। और आपको नॉलेज के लिए बता दूं ये जापान है, क्योंकि जापान का भी जिक्र अभी मैं आपकी वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर करने वाला हूं। तो अब आपने देख लिया कि पूरे ग्लोबल तरीके से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है वो ग्लोबल मैप पे कहां लाइक करते हैं। हम वापस आ जाते हैं अपने प्यारे से भारत देश की ओर। तो अब इस मैप को देखकर आपके माइंड के अंदर जो इसकी जियोग्राफिकल पिक्चर है वो तो बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बात करते हैं आगे की। सन 1910 तक, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक यूनिफाइड कंट्री हुआ करती थी। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि 1910 में जापान ने इसको अपनी कॉलोनी कंट्री बना लिया। दोस्तों कॉलोनी कंट्री का मतलब होता है जहां एक वेल्दी कंट्री किसी अनहेल्दी कंट्री पर रूल करना शुरू कर दे। और 1910 में जापान अपने आप को वर्ल्ड वाइड ये डिक्लेयर करना चाह रहा था कि मैं एक बहुत ही शक्तिशाली देश हूं और देखो मैंने कोरियन पेनिनसुला के अंदर अपना शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों ये कॉलोनी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि 1910 से लेकर 1945 तक ही जापान इस पर कॉलोनी कंट्री के रूप में हक अदा करता रहा। तो ऐसा क्या हुआ 1945 के बाद कि जापान को अपनी कॉलोनी कंट्री को छोड़ना पड़ा? जी हां दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है। देखा गया कि जापान वर्ल्ड वॉर 2 को हारता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक यूएस ने अपने न्यूक्लियर बम जापान पे लॉन्च नहीं किए थे। ये तब की सिचुएशन है दोस्तों। अमेरिका ने और अमेरिका की आर्मी ने स्ट्रेटजी बनाई कि जैसे जापान ऑफिशियली वॉर को हार डिक्लेयर कर देगा तो हम अपनी जो आर्मी है वो पेनिनसुला यानी कोरियन पेनिनसुला लेकर जाएंगे और वहां की आर्मी वहां पर इलेक्शन लड़वाएगी। इलेक्शन में जो भी बंदा अपॉइंट किया रहेगा वो वहां का प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया जाएगा। कहां का? कोरियन पेनिनसुला में। और कोरिया को हम जापान से अलग कर देंगे जो अभी तक कॉलोनी कंट्री मानी जाती थी, और वहां पर इंडिपेंडेंट तरीके से उस कंट्री को उसका नाम दिया जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यूएस ने कितना कितना अच्छा सोचा। किसके लिए? कोरियन पेनिनसुला के लिए। मतलब अपने लिए कुछ नहीं सोचा, सिर्फ एक कंट्री को आजादी दिलाने के पीछे यूएस ने उनको साथ दिया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उन दिनों पर जो आपका हिटलर है जो कि जर्मन में था वो हार चुका था, जिसके चलते जो जर्मन है उसके टुकड़े हो रहे थे और उस टुकड़े के अंदर जो यूएस है वो भी अपनी भागीदारी रखना चाहता था। मतलब जर्मन पर वो अपना कब्जा जमाना चाहता था। तो यूएस की पूरी स्ट्रेटेजी जर्मन के लिए थी, लेकिन बीच में ये काम भी हो गया। तो वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था कोरियन पेनिनसुला। लेकिन इसी चीज का फायदा सोवियत
यूनियन ने उठाया। जी हाँ दोस्तों, सोवियत यूनियन ने मौके की नजाकत को देखते हुए जापान पर वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जापान तो हारने ही वाला है। और उसी टाइम यूएस ने अपना पहला बम हिरोशिमा पर लॉन्च कर दिया, जिसको देखकर जो आपके सोवियत यूनियन है वो समझ गए थे कि ये जो जीत है वो हम जीत कर रहेंगे। और फाइनली क्या हुआ कि जापान ऑफिशियली हार गया, उसने अपनी ऑफिशियली हार डिक्लेयर कर दी। अब बात उठती है कि यहाँ पर अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने मिलकर ये सोचा कि हम दोनों कंट्रियां मिलकर कोरियन पेनिनसुला को एक अच्छी कंट्री और डेवलप कंट्री बनाने में उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ टाइम के बाद यूएस और सोवियत यूनियन में बहुत बड़ी दरार आनी शुरू हो गई। वो रीजन आई डोंट नो वो रीजन क्या था, बट हाँ ये कहा जाता है ऑफिशियली कि इनके बीच में एक बहुत बड़ी दरार आई, जिसके चलते दोनों अलग अलग होने लगे। जी हाँ दोस्तों, यूएस अलग होने लगा और सोवियत यूनियन अलग होने लगा, क्योंकि यूएसए चाहता था कि कोरियन पेनिनसुला के अंदर पूरी तरह से डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पाई जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो आपका सोवियत यूनियन है यानी यूएसएसआर है, वो ही चाहता था कि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए। मतलब कि जो भी काम करना हो, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा काम आप गवर्नमेंट से पूछकर करें, जिसे हम बोलते हैं तानाशाह। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस उमड़ पड़ी और इस बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों कंट्रियां एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट खड़ी हो गई। अब बात उठती है कि सन 1945 में फिर कोरियन पेनिनसुला का डिवीजन किस तरीके से हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये डिवीजन बिल्कुल भारत और पाकिस्तान बंटवारे जैसा ही हुआ। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान बंटवारे जैसा ही कोरिया को फिर डिवाइड करना पड़ा। यहां पर जापान के सरेंडर करने के 5 दिन पहले यूएसए ने अपने यूएस ऑफिशियल्स कोरिया में भेजे और उनको काम दिया गया कि वो कोरिया के 2 डिवीजन करें। कितने डिवीजन करें? 2 डिवीजन करें। लेकिन यहां पर यूएस की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी कि वो वहां पर एक बहुत ही पॉपुलर सिटी थी जिसको इंडस्ट्रियल हब कहा जाता था और उस सिटी का नाम है सियोल। वो सियोल सिटी पर अपना कब्जा चाहते थे, यानी वो उसको अपने अंडर में लाना चाहते थे। इस तरीके से वो डिवीजन करवाना चाहते थे। तो इस डिवीजन के लिए उन्होंने ऑफिशियल्स को भेजा और उन ऑफिशियल में 2 ऑफिशियल जो थे जिनका नाम था डीन रस और चार्लिस बोनस्टील। दोस्तों इन दोनों को ये ड्यूटी सौंपी गई। तो इस ऑब्जेक्टिव के मद्देनजर इन लोगों ने डिवीजन करना शुरू किया और दोस्तों डिवीजन बिना किसी जियोग्राफिकल स्टडी किए हुए इन्होंने डिवीजन कर दिया। और कैसे किया? 38 पैरेलल लैटिट्यूड पर खड़े हो गए इन्होंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी और उस लाइन को ड्रॉ करते ही कोरिया के 2 डिवीजन हो गए, जिसमें एक डिवीजन को नाम दिया गया साउथ कोरिया और दूसरे डिवीजन को नाम दिया गया नॉर्थ कोरिया। तो आप लोगों को पता चल गया कि किस तरीके से हमने कोरियन पेनिनसुला को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और ये पूरी कहानी सन 1945 में चली। तो यहां पर बात ये उठती है कि डिवीजन होने के बाद कौन सा हिस्सा किसके हिस्से में गया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि नॉर्थ कोरिया का हिस्सा यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के पास चला गया और दूसरा हिस्सा जो कि साउथ कोरिया के नाम से जाना जाता है वो यूएस के हिस्से में आ गया। अब यहाँ पर यूएस का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था इसको एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना और इसके लिए यूएस ने वहां पर एक इलेक्शन किए जिसको नाम दिया गया एंटी कम्युनिस्ट लीडर और वहां पर एक पर्सन को अपॉइंट किया गया और उस पर्सन का नाम है सिंगमन राही। जी हाँ दोस्तों, सिंगमन राही जो है वो यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट है। कहाँ के? साउथ कोरिया के। और 1945 के बाद मई 1948 में साउथ कोरिया ने अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से साउथ कोरिया ने अपनी नींव को रखा। और वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन या यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया में अपना एक लीडर अपॉइंट किया और उन लीडर का नाम है किम इल संग। जी हाँ दोस्तों, किम इल संग किम जोंग उनके दादाजी हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो इनको फर्स्ट लीडर अपॉइंट किया गया नॉर्थ कोरिया का, एक तानाशाह की तरीके से इनको अपॉइंट किया गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने कुछ टाइम के बाद अपनी मूर्तियां बनवाई, अपना खूब एडवर्टाइजमेंट कराया और पब्लिक को ये बताया कि किम इल संग जो है वो बहुत ही एक अच्छी पर्सनालिटी है जो आप लोगों के लिए खड़े हुए हैं और आपकी वेलफेयर के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन वहां पर तानाशाही बहुत ज्यादा चलती है। तो कहा गया कि किम इल संग जो है वो वहां के बहुत बड़े तानाशाह थे। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि वहां की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये आपके इटर्नल प्रेसिडेंट है। दोस्तों इटर्नल प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि इनकी डेथ के बाद
आप जानते हो इनकी जो डेथ है वो काफी साल पहले हो चुकी है। इनकी डेथ के बाद अब कभी भी कोई भी राजनेता या कोई भी बंदा अगर रिप्रेजेंट करेगा तो इनकी फोटो साथ में लगाना जरूरी है और सरकारी दफ्तरों में इनकी फोटो लगना बहुत जरूरी है। तो कुछ इस तरीके से नॉर्थ कोरिया ने अपनी तानाशाही जो है वो चलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे करके नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अपने अपने कामों पर फोकस करने लगी, लेकिन नॉर्थ कोरिया को ये चीज गवारा नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को कहा कि आप जो है किम इल संग की तरह जो तानाशाही है वो अपना लो और अपनी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी को पूरी तरह से खत्म करके कम्युनिस्ट इकोनॉमी में उसको कन्वर्ट कर लो। और ऐसा साउथ कोरिया ने करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और उसी टाइम यानी सन 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के साथ एक वॉर की। लेकिन दोस्तों आपको फैक्ट बताऊं तो ये वॉर जो है वो बिल्कुल ड्रॉ हो गई, ना तो इसमें साउथ कोरिया जीता ना इसमें नॉर्थ कोरिया जीता। इसीलिए आज की डेट में भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में आपसी अनबन बहुत ज्यादा बने रहते हैं। अब जैसे दोस्तों मैं अगर आपको नॉलेज के लिए बताऊं तो आप जानते हो कि जो नॉर्थ कोरिया है वो यूएसएसआर के उसमें था। अब यूएसएसआर तो बिल्कुल ही कंट्री डेवलप जो है डिसॉल्व हो चुकी है, तो इसीलिए आज भी नॉर्थ कोरिया के अंदर जो डेवलपमेंट रेट है वो बहुत कम है। वहां पे ट्रेडिशनल तौर तरीके आज भी पाए जाते हैं, वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी तरफ साउथ कोरिया जिसके ऊपर यूएस का हाथ है, वहां पर उन्होंने सारी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो यूएस में होती है वो सारी कहां अपनाई, साउथ कोरिया में अपनाई। इसलिए आज की में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के कंपैरिजन बहुत ही अच्छी कंट्री के तौर पे डेवलप हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पीछे यूएस का हाथ था। तो कुछ इस तरह की कहानी थी आपकी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की। लेकिन दोस्तों एक नजर डालते हैं इनकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल पिक्चर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी राजधानी की। तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो है प्योंगयांग, जबकि दूसरी तरफ साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल। तो अब हम अगले पहलू पर चलते हैं जो कि है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग ऑन औसतन 69.5 ईयर तक जीते हैं, लेकिन साउथ कोरिया के लोग 81.4 ईयर तक जीते हैं। यानी कि साउथ कोरिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो नॉर्थ कोरिया के कंपैरिजन ज़्यादा है। अब बात करते हैं अगले पहलू यानी डेमोक्रेसी की। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में अभी तक 3 प्रेसिडेंट या बोल सकते हैं डिक्टेटर बन चुके हैं, तानाशाह बन चुके हैं। लेकिन साउथ कोरिया में अभी तक सिर्फ 12 ही प्रेसिडेंट बने, जिसमें रिसेंटली जो प्रेसिडेंट बने उनका नाम है मून जय इन। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा जो डेमोक्रेसी है वो किस में पाई जा रही है, साउथ कोरिया के अंदर पाई जा रही है। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम है एज कंपेरिजन टू साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के लोग थोड़े से क्या है, लंबे हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले पहलू की ओर। अगला पहलू है हमारा रोड्स की। दोस्तों बात करते हैं नॉर्थ कोरिया में भी टोटल जो रोड्स हैं वो 25,554 किलोमीटर की बनी है, जबकि दूसरी तरफ साउथ कोरिया में जो रोड की लेंथ है वो 99,025 किलोमीटर की है। तो रोड में बहुत ज़्यादा गैप है, दोनों में ड्रास्टिकली डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले पहलू की और हमारा अगला पहलू है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो नॉर्थ कोरिया में 25.3 मिलियन लोगों की है, लेकिन दूसरी तरफ साउथ कोरिया की जो पॉपुलेशन है वो जस्ट डबल है, दैट इज़ 51.2 मिलियन पीपल्स। तो ये था पूरा डिफरेंस नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में। दोस्तों नॉर्थ कोरिया की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप इस पूरे मैप में इस फैमिली मैप में देख सकते हैं पूरी फैमिली के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो नॉर्थ कोरिया है उसके जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था किंग इल संग, उनकी जो वाइफ है उनका नाम है किंग जोंग संग। इन दोनों ने मिलकर 2 बच्चे पैदा किए और उनका नाम था आपके किंग जोंग इल और दूसरी उनकी बेटी किंग क्योंग ही। मतलब बोलने में भी, प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत हो रही है। इसके बाद उनसे उनको 3 बच्चे हुए जिनका नाम था किंग जोंग नाम और किंग जोंग उन, और तीसरा इसके नीचे है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों बच्चे हैं इसमें जो अभी रिसेंटली जो बने हैं वो कौन है बताओ, प्रेसिडेंट किंग जोंग उन। तो आपने इस फैमिली चार्ट से ये तो समझ लिया होगा कि इनकी फैमिली में कौन थे और कौन नहीं थे। So guys, I hope this video is very informative for you. So guys, if you like the video, give a big thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. Apart from that, if you want to join with us, so you can join with us on Instagram ID, Facebook ID or Twitter, and the link is given in the description box.